जी जनाब। शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा। सर आप एक शॉप में जाएं जो कि एक बड़ा ही प्यारा डिपार्टमेंटल स्टोर हो, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे शेल्व्स के ऊपर उन्होंने आइटम्स सजा के रखी होती हैं। अगर कोलगेट का रैक है तो उसमें सिर्फ कोलगेट्स होंगी। अगर आप डिटर्जेंट्स वाली साइड पे जाएं तो अगर वहाँ पे बोनस का रैक है, बोनस सर्फ का, तो वही रैक होगा। एरियल का है तो उसी का होगा। फिर उसमें 10 वाले, 20 वाले, 50 वाले, 100 वाले, 500 वाले, 1000 वाले, उन्होंने कैटेगरीज बनाई होती हैं। और हर रैक में आपको रेलिवेंट चीज़ मिल रही होती है। तो आपके लिए कितना आसान होता है कि आप उसको पकड़ें, ट्रॉली में डालें और आगे चलें। कम टाइम लगता है तलाश करने में, ढूंढने में। दूसरी तरफ आप एक मोहल्ले की शॉप पे जाएं, एक खाने के अंदर आपको साबुन भी नज़र आ रहा होगा, सर्फ भी नज़र आ रहा होगा, पेस्ट भी नज़र आ रही होगी, और उसमें भी मल्टीपल वैरायटीज़ नज़र आ रही होंगी। इसका मतलब है कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा तलाश करने में, ढूंढने में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जहन में बैठ गया तो इसी थीम के ऊपर जो अगला हमारा पूरा यूनिट है वो बेस करता है। एंड द यूनिट इज बेसिकली कॉल्ड कैटेगरीज ऑफ डाटा। इससे पहले आपने टाइप्स पढ़ी हैं, मगर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कैटेगरीज है। तो इनमें फ़र्क है। तीन मेन टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं। वी हैव स्ट्रक्चर्ड डाटा, आप देख रहे हैं, सेम कलर और वेल ऑर्गेनाइज्ड। देख रहे हैं आप, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। तो ये जनाब वेल ऑर्गेनाइज्ड डाटा है। दूसरी तरफ अनस्ट्रक्चर्ड, येलो वाला ब्लॉक भी है, ब्लू वाला ब्लॉक भी है, ब्राउन वाला ब्लॉक भी है, फिर स्किन वाला ब्लॉक भी है, फिर बीच में कुछ सर्कल्स भी आ रहे हैं। तो पता ही नहीं चल रहा कि ये एक्चुअली में ब्लॉक किस चीज़ का है। खिचड़ी, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं हॉप स्कॉच, वो बना हुआ है। ये है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अगर आप गौर करें तो कोई भी लाइन एक जैसी नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं सर, ये लाइन तो एक जैसी है। तो भाई ज़रा गौर करें, ये कलर फ़र्क है और ये कलर बराबर है। तो ये वो नहीं होता मनोरंजन, खिचड़ी। तो ये ऐसा डाटा है जो कि कैटेगराइज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और इसके सेंटर में हमारे पास आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, जिसमें कुछ फीचर्स स्ट्रक्चर्ड के हैं और कुछ फीचर्स अनस्ट्रक्चर्ड के हैं। अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर्ड है, ये स्ट्रक्चर्ड है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड है, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड है, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड है, मगर एक लाइन तो स्ट्रक्चर्ड की है। तो इसमें स्ट्रक्चर भी शामिल है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी शामिल है। अब हम लोगों ने एक एक करके इन तीनों एरियाज के ऊपर बात करनी है और इनके बिजनेस यूज केस को समझना है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर्ड डाटा। सर, structured data is information which is neatly organized. Neatly organized and it is easy to understand. ऐसा डाटा जो कि एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर अरेंज हो रखा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉपर सिस्टम। प्रॉपर सिस्टम के अंदर वो डाटा अरेंज हुआ है और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है।
वेल ऑर्गेनाइज्ड। सर इट इज स्टोर्ड इन फिक्स्ड फॉर्मेट सच एज टेबल्स। याद रखिएगा जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो बेसिकली थीम ये है कि रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में ये डाटा अरेंज हुआ हुआ है। और ये जो रोज हैं, ये जो कॉलम्स हैं, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्मली एक्सेल में मिलते हैं, जिसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो ऐसा डाटा जो कि रोज और कॉलम्स की शक्ल में अरेंज हो रखा है, जिसको एनालाइज करना बहुत आसान है, जो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है और इजीली हम उसको यूज करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। सर ये डाटा कहलाता है स्ट्रक्चर्ड डाटा। फिक्स फॉर्मेट्स में है, टेबल्स की फॉर्म में है जैसे एक्सेल की फॉर्म में होता है, या डिफरेंट डेटाबेसेस की फॉर्म में है। अच्छा एक नाम मैं आपको बताता हूँ, एसक्यूएल। एसक्यूएल ये एक तरह की डेटाबेस होती है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। आगे जाके उसके ऊपर बात करेंगे, बट अभी हम लोग स्ट्रक्चर्ड के वर्ड के ऊपर बात करें तो उस पर हम फोकस करते हैं। हर एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपनी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर मौजूद है। जैसे अम्मी नहीं घर में कहती हैं बेटा अपनी अलमारी ठीक करो, अपना कमरा ठीक करो, जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे रख के आओ, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे रख के आओ। ये स्ट्रक्चर्ड डाटा की देसी मिसाल। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा ऐसा डाटा जो कि अपनी अपनी जगह पे मौजूद है, रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो रखा है। सर स्ट्रक्चर्ड डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड, प्रेडिक्टेबल एंड फॉलोज अ क्लियर फॉर्मेट। ये सारे उसके फीचर्स हैं। इट फॉलोज अ क्लियर फॉर्मेट। सिंस इट इज स्टोर्ड इन टेबल्स, तो बहुत इजी है इसको मैनेज करना। हम लोग एक्सेल या डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर को यूज करके उसको मैनेज कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि आप इस डाटा को आसानी से सर्च में, एनालाइज में या उससे डिफरेंट काम ले सकते हैं। एक स्पेसिफिक कस्टमर का डाटा अगर तलाश करना हो और डाटा अगर अरेंज्ड फॉर्म में हो, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे जाऊँगा, इंफॉर्मेशन निकालूंगा और बाहर आ जाऊँगा। और अगर ये अनस्ट्रक्चर्ड हो तो पहले मुझे उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और फिर मैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूँगा। और हो सकता है कि अनस्ट्रक्चर्ड में सारी इंफॉर्मेशन मैं ना निकाल पाऊँ, तो मुझे वहाँ पे फिल्टर्स लगाने होंगे। और स्ट्रक्चर्ड में वो फिल्टर्स ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फिल्टर्ड है। इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्टर्ड फॉर्म में मौजूद है। स्ट्रक्चर डाटा की याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उसकी खास बात ही यही है कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, प्रेडिक्टेबल है और क्लियर फॉर्मेट को यूज करता है। तो इसको तलाश करना या इसमें से डाटा को निकालना बड़ा आसान है। The format also make it simple to visualize and compare different pieces of information. Some examples जो नीचे दी हुई हैं: customer details like name, phone number, email addresses. सेल्स डाटा में प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सर प्राइसिंग डाटा, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा की एक एग्जांपल है। CRM जिसमें आप अपने कस्टमर्स का नाम, फ़ोन नंबर, उनका ईमेल एड्रेस हासिल करते हैं और उनको उसके नाम के आगे लिखते हैं, जिससे सर्च करना आसान रहता है। डेट्स एंड टाइम्स, कस्टमर का अकाउंट डाटा, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये सारी एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की? स्ट्रक्चर डाटा की। अब आइए एक एक एग्जांपल को ज़रा तफसीलन डिस्कस करते हैं। मैं कुछ बेसिक सी एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको थीम समझ आ जाएगी। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड, कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। अब कॉलेजेस जो आपसे एडमिशन फॉर्म फिल करवाता है, वो तो फिजिकल कागज़ होता है,
अब फिजिकल कागज़ में से ये तो तलाश करना मुश्किल है कि कितने बच्चे सीएमए में एनरोल्ड हैं, कितने बच्चे रिपोर्टिंग में हैं, कितने बच्चे ऑडिट में हैं, कितने बच्चे लॉ में हैं, कितने बच्चे डाटा पढ़ रहा है। तो कॉलेज क्या करता है, कॉलेज उस इंफॉर्मेशन को पकड़ता है और उसको डालता है एक्सेल के अंदर। कुछ इस तरीके से वो एक्सेल की शीट तैयार करता है जिसमें एक कॉलम होता है स्टूडेंट आईडी का, नेम, क्लास, एज, मार्क्स। अब हमें पता है कि 101 नंबर बच्चे का नाम अली खान है, वो क्लास 8 में है, उसकी एज 13 है और उसके 82% मार्क्स आए थे। इसी तरह सारा अहमद जो है उसका रोल नंबर 102 है, वो भी 8वीं क्लास की है, उसकी एज 12 साल है, उसके 90% मार्क्स। तो ये सारा डाटा एक्सेल में मेंटेन हुआ हुआ है। ये कॉलम ए होगा, ये कॉलम बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ये ई होगा। तो अब अगर मुझे ये देखना है कि जनाब क्लास 8 में बिलाल हुसैन के कितने मार्क्स आए हैं, तो मुझे हर क्लास में जाने की ज़रूरत थोड़ी है। मैं सिर्फ जो 8वीं क्लास का डाटा है उसमें जाऊंगा, नाम टाइप करूंगा या CRN टाइप करूंगा, रोल नंबर टाइप करूंगा, मेरे पास उसका डाटा आ जाएगा कि भाई उसके तो 76 मार्क्स हैं और उसकी एज 30 है। इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर आपने कभी देखा हो बैंक स्टेटमेंट, तो वहाँ पे लिखा होता है कि जनाब कैश डिपॉजिट इस तारीख पे हुआ, उसका जो अकाउंट नंबर हिट हुआ है वो ये है, क्रेडिट की एंट्री ये है, बैलेंस आपका इतना। 3 सितंबर को आपने बिल पे किया 5,000 रुपये का, तो 20,000 आया था, 5 माइनस हो गया, अब ये रह गया 15,000। फिर 15 में सैलरी आपको आई 30,000 रुपये की, तो आपके अकाउंट में 45,000 रुपया पड़ा हुआ है। तो सर ये भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तभी आप अपना क्लोजिंग बैलेंस आसानी से देख सकते हैं। और अगर ये ऐसे हो कि सारी इनकमिंग्स इकट्ठी कर दे, सारी आउटगोइंग्स इकट्ठी कर दे और एंड पे आपको सही बैलेंस दिखा रहा हो, तो क्या ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? सोचें। एक तरफ सारी इनकमिंग्स आ रही हैं, दूसरी तरफ सारी आउटगोइंग्स आ रही हैं, क्या ये स्ट्रक्चर्ड है कि नॉट स्ट्रक्चर्ड है? सर ये भी स्ट्रक्चर्ड है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये भी स्ट्रक्चर्ड डाटा है, क्योंकि अब आपने उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बना दिया है कि इनकमिंग्स को एक तरफ रिकॉर्ड कर लो, आउटगोइंग्स को एक तरफ रिकॉर्ड कर लो। तो स्ट्रक्चर तो आपने अपनी पसंद से बनाना है कि आप उसको क्या स्ट्रक्चर देना चाहते हैं, आपका इदारा उस डाटा को यूज कैसे करना चाहता है, ये आपने अपनी पसंद से उसको बताना है। ये आपने अपनी पसंद से उसको इन्फॉर्म करना है और उसी के मुताबिक आप उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देना क्या है, इट इज योर जजमेंट। बट वंस आपने उसको स्ट्रक्चर दे दिया, तो जो स्ट्रक्चर आपने दिया है फिर आप उससे वैसी ही इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, फिर आप उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रिटेल की एक एग्जांपल ले लेते हैं। सर इनवॉइस नंबर 1, नोटबुक 5 क्वांटिटी 100 रुपये के हिसाब से 500 रुपये की मैंने सेल की। दूसरी मैंने इनवॉइस बनाई, मैंने बॉल पेन बेचे 10 पीस बेचे हैं 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये के। तीसरी इनवॉइस मैंने बनाई, मैंने एक स्कूल बैग बेचा है, एक नहीं 2 बैग बेचे हैं 1200 रुपये के हिसाब से 2400 के। तो यहाँ पे इनवॉइस वाइज मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। मैं ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं जिसमें मैं कहूँगी यार बताओ नोटबुक्स अलग से कर दो, बॉल पेन अलग से कर दो, बैकपैक अलग से कर दो, कि मुझे पता हो कि नोटबुक से कितनी सेल है, बॉल पेन से कितनी सेल है, बैकपैक से कितनी सेल है, मैं यहाँ पे फिल्टर्स लगा दूँ। वो भी स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो इनवॉइस के ऊपर मैंने बेस किया कि इनवॉइस का सीक्वेंस बरकरार रहे। पर जब मैं ये कहूँगा कि भाई मुझे नोटबुक्स का अलग करके दो, तो हो सकता है कि इनवॉइस नंबर 1 आए, उसके बाद इनवॉइस नंबर 36 आए, फिर इनवॉइस नंबर 48 आए, फिर इनवॉइस नंबर 71 आए, उसके बाद शायद 252 आए। क्यों?
मैंने नोटबुक्स के बेस के ऊपर उसको स्ट्रक्चर असेस किया है, अलाइन किया। मैं प्राइस के ऊपर भी या टोटल अमाउंट के ऊपर भी बना सकता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा सेल पूरे दिन में किस इनवॉइस की हुई है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बता, कम से ज़्यादा ज़्यादा से कम, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। इसी तरह हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड्स, पेशेंट नंबर 101, उसका नाम है अहमद, 40 साल उसकी एज है, उसको डायबिटीज़ है और कौन सा डॉक्टर उसको असाइन किया गया। सना 25 साल की है, उसको फ्लू है, उसको डॉक्टर साइमा से इलाज करवाया। इमरान अली 55 साल का है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर तारिक से इलाज करवाया। तो यहाँ पे भी पेशेंट आईडी के हिसाब से क्रिएशन की गई है। हम डिजीज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं, हम डॉक्टर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं कि भाई मुझे बताओ डॉक्टर खालिद ने पूरे दिन में कौन कौन सा पेशेंट देखा है, ऐसा भी डाटा बनाया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर आपने अपनी पसंद से देना है। ये ऐसा ही है कि आपने एक्सेल में कुछ डाटा लिखा हो और आप उसको फिल्टर आउट करते जाए कि भाई मुझे बस ये दिखा दो कि पूरे दिन में बॉलबन कितने सेल हुए हैं, मुझे ये दिखा दो कि पूरे दिन में फ्लू वाले कितने पेशेंट्स आए हैं, या पूरे दिन में 40 साल और उससे ऊपर एज के कितने पेशेंट्स आए हैं। तो ये है स्ट्रक्चर्ड डाटा। ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड डाटा। इसकी खास बात यही है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलता है, ये प्रेडिक्टेबल है, ये क्लियर फॉर्मेट में आपको नज़र आता है और आप उसको एक्सेस उसकी लेके उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो हमने कस्टमर डिटेल, सेल्स डाटा और ये वाली सारी बातें अंडरस्टैंड की। तो अब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, बहुत ही आसान करके बताऊं, तो स्ट्रक्चर्ड डाटा इज इक्वल टू डाटा जो कि टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है। मैं अगर इसको लिखूं आपके लिए, अगर मैं इसकी आपको वन लाइनर दूं, चलो नेक्स्ट पेज पे दे देता हूं। स्ट्रक्चर्ड डाटा, तो सर स्ट्रक्चर्ड डाटा इज इक्वल टू वो डाटा जो कि स्टोर है इन टेबल्स एंड वेल organized and which can be managed, easily analyzed and compared। मैंने काफ़ी एंड इस्तेमाल कर ली है, बट आपने इसलिए एंड इस्तेमाल नहीं करना है। सो ये स्ट्रक्चर्ड डाटा, और ये स्टोर हमने कहाँ करना है? टेबल्स, एक्सेल में, स्प्रेडशीट्स में। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। वापस आते हैं, कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं, नहीं वापस आते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पे आते हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर्ड डाटा, दिस इज स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने बात करनी है इसके बिजनेस यूज केसेस के ऊपर। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ये लंबी ना बने और आप अलग से इसके यूज केसेस को डिस्कस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।